हमारा जो टॉपिक है वो है साम्यवादी चीन की विदेश नीति। इसी के अगली श्रृंखला में चीन का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अभ्युदय का महत्व। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर विभिन्न कारणों से चीन का एक अलग ही महत्व है। आर्थिक सुधारों ने चीन को विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति बना दिया है। विश्व अर्थव्यवस्था का नियंत्रण हम मानते हैं कि पाश्चात्य देशों के हाथों में है, लेकिन हम चीन की भी उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें चीन का बाजार चाहिए। चीन विश्व का विशालतम जनसंख्या वाला देश है, तो भूमंडलीकरण को अपनी शर्तों पर मानने के लिए तैयार भी चीन करता है। इसकी बौद्धिक संपदा के मुद्दे पर विश्व व्यापार संगठन भी चीन का गुलाम है। विश्व राजनीति में अनेक नए मोड़ और अनेक परिस्थितियां उत्पन्न हुई। साम्यवादी नेतृत्व में एक एकीकृत राष्ट्रीय शक्ति के रूप में चीन का अभ्युदय महत्वपूर्ण घटना है। इसका अभ्युदय का जो महत्व है वो है नंबर 1, चीन को तीसरी महाशक्ति का दर्जा प्राप्त होना, नवीन शक्ति संतुलन का बनना, विश्व राजनीति में नवीन शक्ति संतुलन का बनना। जैसे अपन जानते हैं कि सोवियत संघ और अमेरिका तो था ही, साथ में चीन भी बराबर उभर के आया है। अमेरिकी नीति की विफलता, पश्चिमी गुट की नीति में बुनियादी परिवर्तन, सोवियत संघ के लिए ये वरदान और अभिशाप दोनों ही है। संपूर्ण एशिया पर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा है। नवीन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का उत्पन्न होना और उसके समाधान के लिए चीन का महत्व बढ़ना, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया की राजनीति पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ा है और चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। तो चीन की साम्यवादी क्रांति के फलस्वरूप शीत युद्ध में भी तीव्रता आ गई थी। विश्व राजनीति में शक्ति संपन्न देश के रूप में चीन का अभ्युदय एक रोमांचकारी घटना मानी जाती है। अब हम देखेंगे चीन की विदेश नीति के उद्देश्य। हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का मूल उद्देश्य जो होता है वो है अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति या स्वार्थों की पूर्ति या विश्वव्यापी दूरवर्ती लक्ष्यों का होना, और चीन इन दोनों ही बातों को लेकर चलता है। चीन के साम्यवादी सरकार ने अपनी विदेश नीति के लक्ष्य निर्धारित किए। सबसे पहली बात, चीन की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करना। चीन की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करना। फिर चीन को एक महाशक्ति, तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में पुनः स्थापित करना। एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना। एशिया और अफ्रीका में साम्यवादी जगत का नेतृत्व करना और साम्राज्यवादी शक्तियां, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध संघर्ष में साम्यवादी देशों का सहयोग करना। प्रवासी चीनियों के हितों, अधिकारों, परिवार और संपत्ति की रक्षा करना। चीनी सीमाओं का विस्तार करना। सोवियत संघ अथवा रूस के प्रभाव क्षेत्र को काटना और चीनी राष्ट्र की सैनिक शक्ति में वृद्धि करना। ये एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका, सैनिक शक्ति में वृद्धि करना। इनके उद्देश्य हमने देखे, उसके साथ ही हम देखते हैं आधारभूत निर्माणक तत्व। कोई भी विदेश नीति हो वो किसी न किसी तत्वों से ज़रूर प्रभावित होती है।
तो चीन की विदेश नीति भी कई तत्वों से प्रभावित रही है। भौगोलिक तत्व है, ऐतिहासिक परंपराएं, राजनीतिक विचारधाराएं हैं, आंतरिक राजनीति के उतार चढ़ाव है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं परिस्थितियों का दबाव है। बहुत सारी बातें इसमें प्रभावित रही है, जिसमें माओ की विचारधारा का वे विशेष महत्व रहा है या प्रभाव रहा है। इसका जो पहला प्रेरणा स्रोत है वो है उसके नेताओं का अगाध विश्वास कि चीन विश्व की महाशक्ति है और उसे महाशक्ति की भूमिका अदा करनी है। दूसरा इसका प्रेरक तत्व है वह है उग्र राष्ट्रीयता का तत्व। चीनी शासक चंगेज खां विस्तारवादी नीति के पोषक रहे हैं। तीसरा इसका प्रेरक तत्व है राष्ट्रीय हित और चौथा प्रेरक तत्व इसका है आधुनिक राष्ट्रवाद और सबसे महत्वपूर्ण है इसका साम्यवादी विचारधारा का प्रेरक तत्व। चीनियों का यह दावा है कि माओ ने मार्क्सवाद और लेनिनवाद को अपने नवीन विचारों के योगदान से समृद्ध किया। माओ शक्ति के दर्शन में विश्वास करते थे। वे सैनिक और राजनीतिक शक्ति में घनिष्ठ संबंध मानते थे। उनका कहना था कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से उत्पन्न होती है और बंदूक से कोई भी वस्तु उत्पन्न की जा सकती है। वे समूचे विश्व को दो वर्गों में बांटते थे और तटस्थ राष्ट्रों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। माओ के शब्दों में, शत्रु आगे बढ़ता है, हम पीछे हटते हैं। शत्रु खाई खोदता है, हम उसे परेशान करते हैं। वह थकता है, हम उस पर हमला करते हैं। वह पीछे हटता है, हम उसका पीछा करते हैं। माओ ने यह भी लिखा कि किसी घटना या विकास की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग इस प्रकार की बातें हैं कि हमला करने के लिए रक्षा करना, आगे बढ़ने के लिए पीछे हटना, सामने की स्थिति लेने के लिए घेरा डालने की स्थिति ग्रहण करना और सीधा जाने के लिए टेढ़ा मेढ़ा चलना। तो इस प्रकार हमने देखा कि चीन की विदेश नीति के उद्देश्य और उसके निर्माणक तत्व और उसके प्रेरक तत्व क्या क्या रहे हैं। अब हम देखते हैं चीन की विदेश नीति के साधन। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी विदेश नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कुछ निश्चित साधनों का होना जरूरी है और वो साधन भी अपने को पता है। हम लोगों को पता है कि प्रचार है, मनोवैज्ञानिक युद्ध है, कूटनीति है, राजनीतिक कार्य है, शक्ति है, आर्थिक सहयोग है, प्रतियोगिता है आदि विभिन्न। लेकिन चीन का जो है वो भी इसी तरह की रही है और लेकिन उसने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात रखी है प्रबल सैनिक शक्ति। विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार साधनों का उपयोग किया जाता है और इन साधनों के प्रयोग के समय चीन को अपने देश की आंतरिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। एशिया में चीन का प्रभाव बढ़ने का एक महत्वपूर्ण और प्रबल कारण भी प्रबल सैनिक शक्ति ही था। उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि एशिया अफ्रीका तक दक्षिणी अफ्रीका में साम्यवादी आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण करना है। साम्यवाद को आर्थिक पद्धति के मान राजनीतिक शक्ति बनाना है और सैनिक शक्ति के लिए अणुबमों, आणविक आयुधों और प्रेक्षास्त्रों के विकास में भी अपनी समूची शक्ति लगा देनी है। चीन का यह दावा था कि यदि हमारे पास पतलून खरीदने का भी पैसा न हो तो भी कोई बात नहीं, हम अणु बम जरूर बनाएंगे। तो राजनीतिक मूल में इसके जो प्रमुख तत्व हैं, साधन है, वो है प्रचारात्मक साधन, सहानुभूति रखने वाले संगठनों का निर्माण, असंतुष्ट नेता, कम्युनिस्ट पार्टी, आर्थिक सहायता आदि। इन सब साधनों के प्रयोग ऐसी कुशलता से किया जाता है कि विदेशों में साम्यवाद का विरोध करने वाली सरकारों की जड़ें भीतर ही भीतर खोखली हो जाए और वहाँ साम्यवाद तथा साम्यवादी चीन के अनुकूल वातावरण उत्पन्न करके साम्यवादी शासन स्थापित किया जा सके।
इस प्रकार हमने देखा कि साम्यवादी चीन की विदेश नीति के उद्देश्य, लक्ष्य, उसके निर्माणक तत्व और विदेश नीति के साधन। अब हम अगला वीडियो में हम करेंगे विदेश नीति के महत्वपूर्ण मुद्दे।